Hello everyone, welcome back to the channel. So अभी तक हमने समझा था बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस और हमने गवर्नेंस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किया था कि गवर्नेंस होता क्या है, गुड गवर्नेंस होता क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नेंस क्या होता है, ये सब चीजें हमने समझी थी। अब आज पर्टिकुलर इस क्लास में हम जिस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे वो है द आइडिया ऑफ ई गवर्नेंस। इसको हम 3 पार्ट्स में फिनिश करेंगे। The first part we will only understand the concepts related to e-governance. In the second part we will understand all the contemporary developments related to e-governance. And in the third part we will understand all the previous year questions of UPSC mains in the contemporary developments such as artificial AI powered governance, digital public infrastructure, digital India program, and one more topic, that is models of e-governance. Let's start. First we will have to understand कि e-governance होता क्या है बेसिकली। इसके कंसेप्ट को हमें अभी 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेसिकली मैंने अभी आपको क्या बताया था, गवर्नेंस इज नथिंग बट इट इज अ मैनर, इट इज अ वे, it is a manner through which power and authority is exercised. Power and authority is exercised to uphold rule of law. To uphold rule of law, establish, safeguard the rights and establish welfare state. ठीक है, अभी तक मैंने इस कंसेप्ट पे आपको सारी चीजें जो डेवलपमेंट्स हुई है वो सब समझा दिया था। अभी हम समझते हैं कि ई गवर्नेंस क्या चीज है। Is it a new type of governance or it is a new form of the way the governance is delivered? Yes, it is a new way to deliver the governance. If it is a new way to deliver the governance, what it will do? It will refine the governance. And if it refine the governance, it will redefine the democracy. Redefining democracy. What does it means? इसका मतलब ये है कि ई गवर्नेंस is not like a new type of governance. It is a way to extend responsibility of judiciary, executive and legislature on digital landscape, on digital spaces. अब हम समझते हैं कि इसका कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या। वो ये है कि आपने डेमोक्रेसी को एक डिजिटल पावर दे दिया। तो ई गवर्नेंस में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप जो है आईसीटी की टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहे हो, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनल गवर्नेंस थी, जो मेथड था, उसके अंदर जो था वो आप पूरी तरह से सारे सिटीजन्स के लिए एक्सेसिबिलिटी जो है
कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना पा रहे थे। सेकंड जो था वो था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी उस लेवल पे ला नहीं पा रहे थे जिस लेवल पे ई गवर्नेंस आ रही थी। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन, सिटीजनशिप वैल्यू को इसने एफिशिएंसी बढ़ाई। कैसे? क्योंकि सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ा थ्रू ई पार्टिसिपेशन। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नेंस के अंदर चैलेंजेस थे, उन्हीं चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए, उन्हीं चैलेंजेस को हटाने के लिए, उन्हीं चैलेंजेस को सोल्व करने के लिए हमने ई गवर्नेंस का एक पाथ चूज किया। यानी दुनिया भर के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलपमेंट की जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज को, अपने गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश की। सिटीजन सेंट्रिक माने कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कोशिश किया कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो है उनका वो इंक्लूसिव हो और वो सिटीजन के वेलफेयर के लिए हो। एग्जाम्पल आधार इंडिया का, और एग्जाम्पल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसी सर्विसेज का पार्ट है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है या आईसीटी के फॉर्म में जो गवर्नेंस हो रहा है आज की डेट में, वो सब कुछ का बेस फिलोसॉफी ये है कि हमें सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को बेसिकली बढ़ाना है। और उसी के बीच में जो चीज आती है वो आती है कि ई गवर्नेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है कि आप डिसीजन मेकिंग में सिटीजन का वाइडर पार्टिसिपेशन लाओ। यानी कि आप ई पार्टिसिपेशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को डिजिटल डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में का पार्ट बनाओ। इट मीन्स इट्स ऑब्जेक्टिव इज digitalization of democracy. Its objective is कि जो वेलफेयर है, जो हमारा गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे इंश्योर किया जाए थ्रू गवर्नेंस जो कि डिजिटल सर्विसेज के बेस पे हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इसकी कंसेप्ट को आप लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक डी कोड फॉर्म में आपको समझाया था कि ई गवर्नेंस इज नथिंग बट, यू कैन राइट डाउन, ई गवर्नेंस is nothing but it is the use of ICT, information communication technology based application in governance to enhance processes, ensure citizen participation, and establish welfare. It is a way to give power to democracy
थ्रू डिजिटल मीन्स and empower citizens to ensure welfare। अभी जैसे बेसिकली बहुत सारी कन्वेंशनल टेक्स्ट में आपको बस यही मिलेगा कि इट इज ओनली द आईसीटी का रोल इन गवर्नेंस, नहीं, इट हैज अ ब्रॉडर स्केल। जब हम सिर्फ ये बोलते हैं कि गवर्नेंस या गवर्नमेंट के अंदर हम जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी आईसीटी एआई का यूज करेंगे, इट इज ओनली मीन्स ऑफ ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस बाय गवर्नमेंट। तो इसको तो हम सिर्फ ई गवर्नमेंट बोलेंगे, ई गवर्नेंस नहीं कहेंगे। यानी कि सरकार, लेट्स से सरकार की कोई वेबसाइट है, उस पर आप अपनी आईडी बनाते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो, आप टू वे एक्सचेंज डायलॉग में जाते हो, ये सब ई गवर्नमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट, नॉट ई गवर्नेंस। फिर एक और टर्म आता है, वो कहते हैं ई कॉमर्स। ये क्या है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, वही कॉमर्स है, बाय एंड सेल, लेकिन वो हो रहा है अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यानी कि जैसे कि ई कार्ट जितने भी प्लेटफॉर्म है, ई मार्केट के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका ऑब्जेक्टिव रहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, और कंज्यूमर सेंट्रल रखता है अपनी सर्विसेज को। ठीक है, तो अभी आपने हमने समझा कि ई गवर्नेंस क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इसको लेकर बहुत सारे मॉडल्स हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो मॉडल है वो है गार्टनर्स इवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। गार्टनर्स मॉडल, गार्टनर्स मॉडल जो है वो बेसिकली ई गवर्नेंस के इवोल्यूशन के ऊपर बोलता है। ई गवर्नेंस का जो इवोल्यूशन है वो किस प्रकार से होता है, इसको हम समझेंगे। गार्टनर जो ग्रुप है वो कहता है कि किसी भी देश में जो ई गवर्नेंस है वो 4 फेज में इवोल्व करता है। 4 फेज में वो इवोल्व करता है। तो फर्स्ट फेज वो कहता है कि इंफॉर्मेशन। इस फेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी सारी इंफॉर्मेशंस को जो है वो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, अपनी एप्स के थ्रू और अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो डिसेमिनेशन करती है। यानी गवर्नमेंट अपनी काम करने के सारे तरीके को, जो डिजिटल लेवल पे काम हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रखती है। लेकिन गार्टनर ये भी कहता है कि ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है सबसे। इसके बाद जो फेज आता है वो है इंटरेक्शन का। इस फेज में क्या होता है कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, और ये एक टू वे एक्सचेंज होता है, डायलॉग होता है, जिसमें सिटीजन जो है गवर्नमेंट को अपनी डिजिटल सर्विसेज को लेकर अलग अलग फॉर्म की, अलग अलग लेयर की जानकारियां लेता है। इवन इस फेज में सिटीजन ग्रीवेंस, डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स का भी उपयोग करता है। जो थर्ड फेज आता है इसका, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको कहते हैं हम ट्रांजैक्शन। अभी इन दोनों फेज में किसी भी तरीके का मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मनी का। यानी इसमें इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल, एक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ई बिल्स, पेमेंट ऑफ ई बिल्स, ओके, पेमेंट ऑफ टैक्सेस थ्रू ई प्लेटफॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये ट्रांजैक्शन वाला जो इंटरेक्शन है, फाइनेंशियल इंटरेक्शन जो होता है गवर्नमेंट सिटीजन के बीच में, वो आता है थर्ड फेज में। और फोर्थ फेज में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक बहुत सारी सरकारें दुनिया भर की देश की इस फेज को अचीव नहीं कर पाई है। और इस फेज में क्या होता है, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन। यानी कि जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन
का मतलब ये है कि अब आपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल आर्किटेक्चर को उस फॉर्म में बनाया हुआ है जिससे आप क्या कर सकते हो कि जितने भी चैलेंजेस हैं, डिजिटलाइजेशन करने में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको आपने सॉल्व किया है, मिटिगेट किया और सिटीजन को एक स्मूथ, एफिशिएंट और क्वालिटी सर्विस डिलीवरी लाया जिससे उनका सोशो इकोनॉमिक लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब ये मॉडल, ये जो लास्ट फेज है, ये हमेशा एक प्रोग्रेस में रहता है ज्यादातर कंट्रीज में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इट विल चेंज, इट विल रीडिफाइन हाउ सिटीजन रिलेट विद द गवर्नमेंट एंड फेलो सिटीजन। तो इसको हमें समझ लेना है बेसिकली। अब हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसका, वो ये समझेंगे कि ई पार्टिसिपेशन, जैसे कि हमने बताया था कि ई पार्टिसिपेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन किया था, उसको थोड़ा और वाइड डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे कि एक डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है? एक डेमोक्रेसी का एसेंस है डिबेट्स, डिलिब्रेशंस, उसके स्टेक होल्डर्स एंड नेचर ऑफ पीपल्स रूल। उस नेचर ऑफ पीपल्स रूल में ही हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इस डेमोक्रेसी के एसेंस का जब से सबसे बड़ा बेस है पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। इसी पीपल्स पार्टिसिपेशन ऑफ इन द डेमोक्रेसी, उसको समझने के लिए हमें लाना होगा एक कंसेप्ट जिसका नाम, जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड, उसको कहते हैं ई पार्टिसिपेशन। इस ई पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि सिटीजन जो है पार्टिसिपेट करता है, सिटीजन जो है गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेता है फॉर पर्टिकुलर सर्विसेज एंड फॉर लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नेंस। जैसे कि डिजिटल पोलिंग होती है हमारे यहाँ, कई बार डिजिटल पोलिंग हमें देखने को मिलती है। कॉमर्शियल वेबसाइट्स में तो काफी ज्यादा दिखती है कि वो आपकी राय पूछते हैं, वोटिंग्स होती हैं डिजिटल लेवल पे। ऐसे तो बहुत जगह देशों में तो बिल आने से पहले सारे सिटीजन्स को उनके एप्स के थ्रू उस बिल के ऊपर राय मांगते हैं, ओपिनियन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें क्या होगा कि सिटीजन इंगेज करेगा गवर्नमेंट के साथ, और इंगेज करके गवर्नमेंट उस इंगेज को क्या करेगी? एक्सेसिबल बनाएगी, एनेबल्ड बनाएगी। और इस इंगेजमेंट एनेबिलिटी के लिए, एक्सेसिबिलिटी से क्या होगा? सिटीजन इंफॉर्मेशन वाइज एम्पावर्ड हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन एम्पावर्ड पर्सन जो है एक वेल अवेयर डिसीजन मेकिंग ले सकता है फॉर हिज और हर वेलफेयर। इंस्टीट्यूशंस भी अपना जो रोल है वो इस तरह से रिडिजाइन करेंगे कि वो इंगेज अनेबल कर पाए, ताकि इवेंचुअली सिटीजन एम्पावर हो सके इस डिजिटल सर्विसेज से। अब हम जो लास्ट टॉपिक है आज का वो समझेंगे, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस। अभी तक हमने समझा था कि ई गवर्नेंस क्या होता है, गार्टनर मॉडल क्या है, ये सब चीजें हमने समझ ली थी। अब हम समझेंगे ई गवर्नेंस आने से अलग अलग एस्पेक्ट पब्लिक सेक्टर के क्या क्या उसने इम्पैक्ट किया। पहले तो उसने ऑटोमेशन ले आया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रॉन्ग ई गवर्नेंस होने से ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही मिनिमम हो गई।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का काफी ऑटोमेशन आ गया, यानी डिजिटल डिपार्टमेंट्स जैसे कंसेप्ट, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कंसेप्ट हमें देखने को मिले। अगला है जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो है वो इनहेंस हुई। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इनहेंस होने से ई गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इवेंचुअली इनहेंस हुई। यानी हम ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और उसके कंडक्ट को ट्रांसपेरेंट रखवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सिटीजन चेक रख सकता है स्टेट के ऑर्गन्स और उसके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी है, एम्पावर भी है, एक्सेसिबल भी है और आपके पास राइट्स भी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक स्कॉलर है जिसको आप लिख लीजिए, विक्टर थॉमसन। इन्होंने एक टर्म का यूज किया, उसका नाम है ब्यूरोपैथोलॉजी। इन्होंने ये जो टर्म्स का यूज किया है उसका नाम है ब्यूरोपैथोलॉजी। इन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेसी जो है उसके पास कई सारे फंक्शंस होते हैं। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस, रूल्स बनाकर लॉज का इम्प्लीमेंटेशंस करना, स्ट्रक्चर्स बनाना, गवर्नेंस के मॉडल्स क्रिएट करना, पॉलिसीज बनाना, ये सारे उसके फंक्शंस होते हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि एक डेमोक्रेसी के बहुत सारे डिसफंक्शंस होते हैं, सॉरी, अब ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे डिसफंक्शंस होते हैं। और उस डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स में जो डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज अफेक्ट होती है, कई बार उस डिसफंक्शन के कारण डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज अफेक्ट होती है। तो उन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजी जो है वो ई गवर्नेंस ने किसी हद तक जो है सॉल्व कर दिया। कैसे? उन्होंने ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक अनेबल्ड कराया, एम्पावर किया ब्यूरोक्रेसी को भी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है इंटीग्रिटी, ओपननेस, फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हुए अपनी सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को डिस्चार्ज करें। तो विक्टर थॉमसन का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था ई गवर्नेंस को रिलेटेड। आगे हम जो मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस पढ़ेंगे उसमें काफी ज्यादा हमारे पास स्कॉलर्स हैं, तो उन स्कॉलर्स को भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ वो तो हम जानते ही कि देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी बन गई, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, टाइमली, कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज जो है नॉट ओनली मेन स्ट्रीम ज्योग्राफी बट रिमोट एरियाज में भी इसको एक्सेसिबल करवाया। तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। अगला है जो कि एक छोटी सी डिबेट है, इसके बाद हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। वो है कि ई गवर्नेंस जो है उसमें सोशो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है, सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है उसका बेटर यूटिलाइजेशन और उसका बेटर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर किया है। यानी सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर किया। इवेंचुअली ऐसा होने से इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट होती है। कैसे? अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का बेटर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज होगी।
तो वो ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स को वेलफेयर के लिए होगी। और अगर वो ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए है, इवेंचुअली वो इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगी। ओके, देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम एआई पावर्ड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के मॉडल्स रिलेटेड, बहुत सारे मॉडल्स हैं उनको, और ई गवर्नेंस रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और अभी जो एक दो और टॉपिक्स है जिसमें इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, इसमें जो गवर्नेंस से रिलेटेड कंसेप्ट है उनको कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।